नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो सुना रहा हूँ। आज इस नावल की 13वीं और 14वीं किस्त, ये इस नावल की आखिरी किस्तें हैं। इन दोनों किस्तों के साथ ये नावल पूरा हो जाएगा। सुनिए 13वीं किस्त। पड़ोस की मस्जिद में ईशा की अजान हो रही थी जिस वक्त वो टाट का पर्दा उठाकर अपने आंगन में दाखिल हुई। सामने अमरूद की एक टहनी से साइकिल रिक्शा के पुराने ट्यूब और टायर लटके नजर आए। बावर्ची खाने के आगे 3-4 बच्चे खेल रहे थे। एक औरत ने खपरेल में से आवाज दी, कौन है? असबाब ड्योढ़ी में रखकर वो जमीलुन जमीलुन पुकारती अपने कमरे की तरफ दौड़ी। जल्दी में दहली से ठोकर लगी। अंगूठे में चोट आ गई। अंदर स्टूल में रखी माफ कीजिए अंदर स्टूल पर रखी लालटेन अंधी अंधी जल रही थी। जमीलुन, खाला, हम आ गए। बेहद बूढ़ी, सूखी, लक्कात हुरमुजी खाला मैले कुचैले बिस्तर पर से धुएं की पतली लकीर की तरह उठी। उनके बराबर बिछा जमीलुन का पलंग खाली पड़ा था। उसकी बैसाखी कमरे के कोने में रखी थी। रश्क कमर का दिल धक से रह गया। खाला तस्लीम, वो पलंग की पट्टी पर बैठकर खाला से लिपट गई। वो फुसर फुसर रोने लगी। खाला, जमीलुन कहाँ है? एक औरत बावर्ची खाने से निकली। अपने बच्चों के साथ मिलकर रश्क कमर का असबाब देवड़ी से उठाया और उसे लाकर बरामदे में चुन दिया। खुद मैली ओढ़नी से पसीना पोंछती दहलीज में आकर खड़ी हुई और घर की नववालिद मालकिन को देखने लगी। खाला, जमीलुन, रश्क कमर ने दहल कर माफ कीजिए रश्क कमर ने दहल कर दोहराया, अल्लाह के घर गई। सिडन खाला ने रोते रोते जवाब दिया। उसके दोनों पांव बेकार हो गए थे। मौला ने उसकी मुश्किल आसान की। जमीलुन बिटिया तो बिल्कुल हिलजुल नहीं सकती थी। ये डॉक्टर बुलाकर लाए। वो बोला, अरे बदन को ये हो गया है, गठिया हो गई है, जोड़ जोड़ जकड़ गया है। दरवाजे में खड़ी औरत ने कहा। रश्क कमर ने सर उठाकर उसे देखा। आखिर वक्त तक उसने तुम्हारा इंतजार किया। उसे तो मरे हुए भी 1 साल हो जाएगा, खाला बोली। रश्क कमर गुमसुम बारी बारी उन दोनों की सूरतें देखा की। एक आंसू आंख से न टपका। उसने जज्बात से आ रही सपाट आवाज में पूछा, खाला, तुमने हमें इत्तला भी ना भेजी? बीमारी की इत्तला तो बतूल का देवर मस्कत जा रहा था, उसके हाथ भिजवा दी थी। वो भी वहां पहुंचकर लापता हो गया। हमारा कौन सा सगा विलायत में बैठा है जिसके जरिए खतो किताबत करते? रश्क कमर सर झुकाए जमीलुन के खाली खुर्रे पलंग को देखती रही। ताज्जुब की बात है, जमीलुन की मौत की खबर पर मेरी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। क्या महापारा की वफात नहीं, कत्ल पर आंसुओं का सारा स्टॉक खत्म हो गया? मैं रोई नहीं तो जीऊंगी कैसे? अचानक उसे जुम्मन खालू याद आए। शायद अभी नमाज पढ़कर मस्जिद से लौटे नहीं। खाला, खालू कैसे हैं? कौन? तुम्हारे खालू? उनको मरे 5 साल हो गए। जमीलुन मरहुमा ने तुम्हें मुफस्सिल खत में इत्तला दी थी। मुझे कोई खत नहीं मिला खाला।
कहीं से कोई खत नहीं आया मेरा नाम। हुर्मुज़ी खाला, जुम्मन खालू, रश्क कमर लखनवी, जमीलुन्निसा बेगम उर्फ कुमारी जलबाला लाहिरी, महापारा खानम, हम सब एक दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल में फंसा आदमी बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारता है, रोता नहीं, उसे रोने की फुर्सत नहीं होती। वो दलदल से निकलने की कोशिश में जुटा रहता है। जुम्मन खालू, जमीलुन्निसा, महापारा खानम तीनों दलदल में धंस गए। उसने अपनी खुश्क आंखों पर उंगलियां फेरी। जमीलुन, कब कब कैसे मरी खाला? आदमी कैसे मरता है बिटिया? बस मर जाता है। जमीलुन ने रात के वक्त दम तोड़ दिया। तारीख और महीना हमें याद नहीं। भरी बरसात थी। घर में कफन दफन के लिए एक पैसा नहीं था। वफाती कहीं से 20 रुपए कर्ज लाए। कहने लगे मोहल्ले वालों से चंदा कर लूं। वफाती कौन? हफीजन के मियाँ, रिक्शा चलाते हैं। जमीलुन ने किराएदार रख लिया था। जब से वो पलंग से लगी, गाने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। वर्मा साहब और सताफारा मदद करते रहते थे। वर्मा शादी करके लखनऊ से उड़न छू हुए। सदफ किसी गोरे के साथ विलायत चली गई। वफाती ने कहा मस्जिद में जाकर चंदा जमा करें। हमारा दिल न माना। आंख पे ठीकरी रखकर उन्हें आगा फरहाद के यहां भिजवा दिया। माजरत। बारिश कहे आज बरस के फिर ना बरसूंगी। फरहाद मियाँ खुद बीमार पड़े थे। उन्होंने अपने मुंशी के हाथ पैसे भिजवाए। सब कफन दफन का इंतजाम उसने किया। मूसलाधार बारिश में ले जाकर गरीब की मिट्टी अजीज की। अब गुजर कैसे होती है? जमीलुन मरहुमा पड़े पड़े चिकन काट कर 20 रुपए महीना पैदा कर लेती थी। 15 रुपया महीने वफाती किराया देते थे। अब जमीलुन के मरने के बाद किराए के बजाय हमें 2 वक्त दाल भात खिला देते हैं। रिश्ता खींचते खींचते टीवी हो गई है। फिर भी उनकी पूरी नहीं पड़ती। 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। अब बेचारे हमें भी साल भर से खिला रहे। शुक्र है तुम ये मकान खरीद गई थी, वरना इसका किराया कहां से अदा होता। दफतन उनको महापारा याद आ गई। पूछा, अरे कमरुन, बिटिया कहाँ है? वो साथ नहीं आई। महापारा की कराची में शादी कर दी खाला। बहुत अच्छा लड़का मिल गया। नेक, शरीफ, तालीम याफ्ता, अच्छी तनख्वाह पाता है। रश्क कमर ने करख्त आवाज में जवाब दिया, शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। इलाही तेरा लाख लाख शुक्र है। वो पलंग से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? जब महापारा पैदा हुई थी तब से 14 रकात नमाज मान रखी है कि उसकी शादी हो जाए। तो अब कहाँ चली? वजू करने। खाला लेट जाओ, कल पढ़ लेना। उसने हुर्मुज़ी बेगम को फिर बिस्तर पर लिटा दिया। वो वफूरे मुसरत से दोबारा उठ बैठी। रश्क कमर ने उनका ध्यान बटाने के लिए पूछा, तुम कह रही थी आका फरहाद बीमार पड़े। अरे उन्हें कोई जानलेवा मर्ज लग गया। बड़े दामाद के पास इलाज के लिए विलायत गए। बड़ा दामाद वहां डॉक्टर है। बीवी और मंझली बेटी दामाद भी साथ गए।
चलते वक्त 200 रुपये भिजवा गए थे और तुम्हारे नाम एक बड़ा लिफाफा अभी देते हैं, जरा लालटेन उठाना। पुरमुजी ने फिर उठना चाहा। खाला मुझे बताओ, मैं ढूंढ लूंगी, वो सब बक्सा खींचना। कमरे ने जमीलुन की चारपाई के नीचे से सुर्ख टीन का फूलदार पुराना बक्स खींचकर बाहर निकाला। उसमें जमीलुन के कपड़े रखे थे। वो आगा फरहाद का लिफाफा ढूंढने के लिए कपड़े निकाल निकाल कर फर्श पर रखती गई। ट्रंक की तह में पुराना अखबार बिछा था। उसके नीचे गुलाबी प्लास्टिक के 2 क्लिप निकले जो उसने मुद्दतें गुजरी पीर हंडे शाह के उर्स में 4-4 आने में अपने और जमीलुन के लिए खरीदे थे। उनको कुछ देर तकती रही। खाला की आवाज पर चौंक उठी। अब वो कह रही थी, आफताब भी गायब हो गया, बंबई भाग गया। रश्क कमर फिर आगा फरहाद का लिफाफा तलाश करने में मसरूफ हुई। वो जमीलुन के एक अधबुने स्वेटर के नीचे रखा मिला। बहुत भारी था। कमरुन के दिल में रोशनी सी पैदा हुई। शायद नोटों की गड्डी भिजवा गए हों। जल्दी से जमीलुन की खाट पर आ बैठी। स्टूल खींचकर करीब रखा। लालटेन की बत्ती ऊंची की। लरसते हाथों से लिफाफा खोला। एक मोरक्को लेदर की नफीस ब्याज बरामद हुई और एक खत। उसने खत पढ़ना शुरू किया। रश्क कमर, हम जमीलुन्निसा मरहुमा की ताजियत तुमसे किन अल्फाज में करें? हमें तुम्हारा कराची का पता मालूम नहीं, वरना वहां खत भेजते। चाहे तुम जवाब न देती। 25 साल गुजर गए, लेकिन हम तुम्हें भूले नहीं। जो तुम्हारी हमारी किस्मतों में लिखा था सो पूरा हुआ। तुम्हें लखनऊ से गए भी 5-6 बरस होने आए। तुम्हारे जाने के बाद हमने जमीलुन्निसा को कई बार माली इमदाद करना चाहिए। उन्होंने हमेशा रुपए वापस कर दिए। इस कदर की गयूर लड़की हमने आज तक नहीं देखी। सारी उम्र जिंदगी से लड़ती रही, फिर मौत से लड़ा की, आखिर में दोनों से हार गई। अल्लाह ताला उसे दूसरी दुनिया ही में आराम और चैन नसीब करें। रश्क कमर, पिछले चंद बरसों में तुम हमें बेतरा याद आई। अब हम भी बुढ़े हो चले। बीवी अपने मैके और ससुराल की सियासत में मशगूल रहती हैं। बेटियां अपने अपने घरों को हुई। अल्लाह ने हमें घर बार, औलाद, दौलत, आसाइश सब कुछ दिया, दिल का चैन ना दिया। हमने तुम्हारे लिए बहुत सी गजलें कही, सब एक ब्याज में लिखते गए, इस उम्मीद पर कि शायद ये कभी तुम्हारे हाथ में पहुंच जाए। शायद तुम कभी लखनऊ लौटाओ। पब्लिक का हाफिजा बहुत कमजोर होता है। अगर तुम वापस आओ और मुशायरों में मदऊ किया जाए। अब हमारी सोसाइटी भी काफी वसी नजर हो चुकी है, तो ये गजलें तुम्हारे काम आएंगी। और क्या लिखें रश्क कमर? डॉक्टरों ने सरतान का खदशा जाहिर किया है। हम अपने बड़े दामाद के पास बगर्ज इलाज लंदन जा रहे हैं। अब क्या अच्छे होंगे और क्या जिंदा वापस आएंगे। रश्क कमर, अब खुदा हाफिज। अगर मुमकिन हो हमें माफ कर देना। तुम्हारा आगा फरहाद। किस्त 14। बंबई वाले खान साहब की दी हुई रकम में से अब सिर्फ 10 रुपए बाकी थे। रश्क कमर सुबह को पुरानी आदत के मुताबिक डाकिये के इंतजार में देवड़ी पर जा खड़ी हुई। चंद मिनट बाद अचानक ख्याल आया, मैं भी कितनी बड़ी उल्लू की पट्टी हूं। 18-19 बरस लंदन के खत का इंतजार किया। अब तो सब तरफ से हमेशा के लिए छुट्टी। वो आंगन में वापस आई।
वफाती की बीवी हफीजन बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। वफाती सुबह सुबह काढ़ा चाय और एक सख्त लक्कड़ तोड़ पाव का नाश्ता करके रिक्शा लेकर बाहर जा चुके थे। बच्चे गली में खेल रहे थे। खाला अंदर पलंग पर पड़ी घास रही थी। रश्य कमर खपरेल में आ बैठी और सोचने लगी, अब क्या करूं। आगा फरहाद की ब्याज याद आई। अंदर से उसे निकाल कर लाई। वरक पलटे। हर गजल के मक्ते में कमर तखल्लुस मौजूद था। उसने ब्याज बंद की। तब एक बड़ा सा आंसू उसकी आंख से टपक कर किताब की उन्नावी जिल्द पर गिर पड़ा। वो कुछ देर तक सोचा कि फिर उठकर कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई। वफाती दोपहर को खाना खाने हाँपते कांपते घर लौटे। रश्य कमर ने खाने के बाद उनसे कहा, वफाती, हमें जरा मंसूर नगर तक ले जाओगे? जरूर बिटिया, चलिए। वो बाहर आकर रिक्शा में बैठी। विक्टोरिया स्ट्रीट, फिरंगी महल, चौक, अकबरी दरवाजा, गुलाम हुसैन का पुल। मुहर्रम आने वाला है। सुना है इस साल भी शिया सुन्नी सरपुटअव्वल होगा। वफाती ने रिक्शा चलाते चलाते इजहार ख्याल किया। अभी बराबर होते हैं हर साल, और बहुत जोरों में। अभी 3-4 बरस इधर की बात है बिटिया। ईरान से कुछ लोग आए थे अपने टेलीविजन के लिए लखनऊ की मुहर्रम की पिक्चर बनाने। यहां पहुंचे। यहां हो रही थी जबरदस्त जंग शिया सुन्नी। उल्टे पांव वापस गए। मंसूर नगर पहुंचकर वो एक पुराने मकान के सामने उतरी। बैठक के दरवाजे पर पहुंची। अंदर वर्मा साहब और आगा फरहाद के एक शायर दोस्त अपने हवाली मवालियों के साथ बैठे चाय पी रहे थे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। ओहो बी रश के कमर, अब आप कब तशरीफ लाई, वगैरह वगैरह। मजेदार चाय और नाश्ता मंगवाया गया। रश के कमर ने रेल से उतरने के बाद से उस वक्त तक पेट भर खाना नहीं खाया था। दिल चाह रहा था सामने रखी सारी नेमतें चट कर जाए। बड़ी हिम्मत से हाथ रोका। बातों बातों में पूछा, आजकल मुशायरे कहाँ कहाँ हो रहे हैं? एक तो परसों शाम ही को है, इतवार के रोज कैसर बाग की बारादरी में। आप आएंगी? आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बात यह है कि अब हम तो उसकी इंतजामिया कमेटी से अलग हो गए हैं। हमारे छोटे भाई साहब उसके सेक्रेटरी से कह देंगे। अरे मियाँ ताहिर, ताहिर मियाँ तौलिए से मुंह पहुंचते अंदर से निकले। झुककर रश के कमर को तस्लीमात अर्ज की। ताहिर मियाँ, बी रश कमर साहब को अपने मुशायरे में बुलवा लो। तुम तो बच्चे थे, हमें इनके पढ़ने का अंदाज और आवाज अब तक याद है। बहुत खूब भाईजान, हम इंतजाम कर देंगे। किस वक्त शुरू होगा मुशायरा? रश कमर ने दरियाफ्त किया। 8 बजे। आप फिक्र ना कीजिए, हम आदमी भेजकर आपको बुलवा लेंगे। अपनी कार भेज देंगे। मकान का पता बतला दीजिए। ताहिर मियाँ ने फरमाया। इतवार की सुबह सवेरे से उसने मुशायरे की तैयारियां शुरू की। ट्रंक खोलकर साड़ियां धूप में डाली। ब्लाउज पर इस्त्री की। बाल स्याह रंगे। सहपहर को आगा फरहाद की ब्याज निकालकर 2-3 गजलें मुंतखब की। उनकी तरन्नुम की धुनें बिठाती रही। हफीजन से कहा, खाना 7 बजे तक तैयार कर दे। रशीद कमर ने काफी अरसा कब्ल मकान में बिजली मंगवाई थी, जो उसके जाने के बाद बिल अदा न होने की वजह से काट दी गई थी।
सूरज ढलने से पहले पहले उसने आंगन में बैठकर मेकअप किया। कराची में खरीदी हुई अमेरिकन नायलॉन की एक फूलदार नीली साड़ी बांधी, जल्दी जल्दी खाना खाया और ताहिर मियाँ की कार के इंतजार में बैठ गई। 8 बजे, 8:30 बजे, 9, 10, 11, 11:30, उसे मुशायरे में ले जाने के लिए कोई ना आया। सुबह सवेरे उठकर उसने बफाती को आवाज दी। वो बरामदे में बैठे रिक्शा के टायर में हवा भर रहे थे। बफाती, उसने उनके करीब जाकर कहा, जमीरुन मरहुमा किस ठेकेदार के लिए चिकन काटती थी, जानते हो? जी हाँ, जानते हैं बिटिया। वो बाहर आकर टूटे हुए मोंडे पर बैठ गई। हफीजन ने चिन्हट की आर्टिस्टिक प्याली में चाय पेश की। उसने चौंक कर पूछा, ये कहां से आई? सदफ बिटिया चलते वक्त अपने बर्तन दे गई थी, सब बिक गए। यही प्याली बाकी बची है, हफीजन ने कहा। सदफ बिटिया उनका अमेरिकन खाविंद जाते माफ कीजिए सदफ बिटिया और उनका अमेरिकन खाविंद जाते वक्त पैसे भी दे गए थे। वो 1 महीने के अंदर जमीरुन बिटिया और खाला के इलाज में उड़ गए। वफाती सर उठाकर बोले, अमेरिका जाते वक्त सदफ आ रहा तो बैंक में उनका कुछ रुपया था। माफ कीजिए, अमेरिका जाते वक्त सदफ आ रहा तो बैंक में उनका जो रुपया था वो जमीरुन बिटिया के नाम करने वाली थी। बिटिया ने उनको बहुत समझाया कि वो ये हमाकत ना करें। कल कला उन्हें लखनऊ वापस आना पड़ा तो जरूरत पड़ेगी। वो ना मानी, मगर ऐन वक्त पर गांव से उनके लठबंद भाई बाप आन पहुंचे कि इस रुपए पर हमारा हक है। सदफ चलते चलते कह गई थी कि अमेरिका से रुपया भेज देंगी, मगर जमीरुन बिटिया ही ना रही। हफीजन ने भराई हुई आवाज में कहा, रश्क कमर उसी तरह दिल कड़ा किए सुना की। फिर बिटिया की बीमारी की खबर सुनकर आगा फरहाद ने अपने आदमी के हाथ पैसे भिजवाए, वो उन्होंने लौटा दिए। दूसरी बार फिर उनका 71 पैसा लाया। आका फरहाद के यहाँ अब 71 भी है? रश्क कमर ने पूछा। पूरा अमला है, वफाती ने अपनी नई नवेली साइकिल रिक्शा को साफ करते हुए जवाब दिया। लाखों का कारोबार है। शाहजहांपुर में गालीचे बनाने का कारखाना तो उनका बहुत बरसों से चल रहा है। सीतापुर में फार्म लिया है, जायदाद का किराया अलग आता है। ये बड़ी जंगी कोठी बनवाई है। पर खुदा की शान, इतनी दौलत और नाम चलाने के लिए एक लड़का नहीं, सब कुछ दामादों को मिलेगा। रश्क कमर चेहरा फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। उसी मकान में आगा फरहाद का फर्जंद पैदा हुआ था और वर्मा साहब ने फौरन उसका नाम नादिर फरदीन रख दिया था। वो 2 साल का होकर जाता रहा। आज 25 बरस का कड़ियल जवान होता, लेकिन अगर जिंदा रहता भी तो क्या होता? कुछ भी नहीं। आफ्ताब तो जिंदा है। मेरी बदकिस्मती नाकाबिले यकीन है। हफीजन बाल्टी उठाकर नल पर चली गई। रश्क कमर ने जमीलुन के खाली पलंग पर नजर डाली। जमीलुन निसा, तुम्हें तुम्हारी खुददारी ने हलाक किया। उसे याद आया, जमीलुन को आगा फराज से तभी से नफरत हो गई थी जब उसने नादिर फरदीन की वलादत के बाद माफ कीजिए उसे याद आया कि जमीलुन को आगा फरहाद से तभी से नफरत हो गई थी जब उसने नादिर फरदीन की विलादत के बाद सॉन्ग बर्ड्स क्लब में फरहाद को वर्मा से यह कहते सुन लिया था,
कि इस तबके की छोकरियों के पास ब्लैकमेल का ये सहल तरीन नुस्खा है। किसी आए गए की औलाद किसी मालदार शनासा के सर मंड दी जाए, तब उनके पास क्या सबूत है? आगा फरहाद की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी तेज मिजाज रईसजादी बीवी से बहुत डरते थे और समाज के लोएस्ट ऑफ द लोली से उनकी हमदर्दी हवा हो चुकी थी। लेकिन नादिर फरदीन के मरने के बाद अपने इस रवैये पर शिद्दत से नादम थे। रश कमर से मिलना जुलना छोड़ चुके थे, मगर 200 रुपये माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी थी, जो उसने भागते भूत की लंगोटी ही भली कहकर शुक्रिया के साथ कबूल की थी। लेकिन बला की जहीन और अपाहिज जमीलुन उस प्रोफेशन में कभी दाखिल ही न हुई थी और पलंग पर पड़ी पड़ी अपने साफ और शफाफ जहन से दुनिया को आर पार देखा करती थी। आका फरहाद के उन जुमलों को उसने कभी माफ न किया। फिर क्या हुआ वफाकी? लश्कर कमर ने पूछा। फरहाद मियाँ ने तीसरी बार रुपये भिजवाए तो हमने चुप्पे से लेकर रख लिए कि इनके लिए अच्छा डॉक्टर बुलवाएंगे, अच्छा खाना पकवाया करेंगे, घर की हालत सुधरेगी। पूछेंगी, कह देंगे लॉटरी निकल आई है या किसी से कर्जा लिया है। मगर हमारे एक बच्चे ने भूले से उनको बतला दिया। बहुत बिगड़ी, चिल्लाई। हमने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया हम आपको फाके करते, एड़ियां रगड़ 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 कर मरते नहीं देख सकते। हमारी रिक्शा टूट गई थी। उन्होंने हमारे बच्चों की कसम देकर हमसे कहा कि इस रकम से नई रिक्शा खरीद लो। हम तो मरने ही वाले हैं, तुम्हें रिक्शा के जरिए अपने कुनबे का पेट भरना है। मजबूरन हमने ये रिक्शा खरीदी। जो पैसे बचे उससे बिटिया ने हमारे बच्चों के कपड़े बनवा दिए। अरे वो इंसान थी कि फरिश्ता, मगर जिद्दी ऐसी कि अस्पताल में भर्ती होने को आखिर दम तक तैयार न हुई। जब तक चल फिर सकती थी, गाने के प्रोग्राम मिल जाते थे, पलंग से लग गई तो चिकन काटने लगी, उसमें 20 रुपए कमा लेती थी। बिटिया भूख से मरे, हम जो दाल भात खाते थे वही उन्हें खिलाते थे। हमें मालूम है भूखी रहती थी। कहती थी, अपने बीवी बच्चों का पेट काट काट कर हमें ना खिलाओ। दो निवाले खाकर हाथ खींच लेती। कहती हमारा हाजमा खराब है। लालटेन की रोशनी में चिकन काटते काटते सो जाती। रश्के कमर पत्थर का बुत बनी सुनती रही। वफाकी रिक्शे को झाड़ पोंछ कर चलने के लिए तैयार हुए। फिर खुद ही बोले, ये रिक्शा खरीद कर हम आगा फरहाद को बतला आए थे कि बिटिया ने पैसे अब भी नहीं लिए, हमको दे दिए। वफाकी जमीलुन के ठेकेदार से हम माफ कीजिए वफाकी जमीलुन के ठेकेदार से हमारे लिए काम ला दो। बिटिया आप रेडियो पर गाइए, पहले तो गाती थी, अब हमारी आवाज रेडियो के लायक नहीं रही। हम यहां थे जब ही बहुत अरसे से गाना छोड़ चुके थे। चिकन बनाने का रेट क्या है आजकल? कुर्तों की तुरपाई फी कुर्ता 10 पैसे, एक साड़ी के 5, 10 या 15 रुपए, भारी काम के 20-25, एक नया पैसा फी मर्री पत्ती, एक आना फी फूल पक्की कढ़ाई, पत्ती में जाली बनाने का 1 नया पैसा, 1 नया पैसा फी शैडो वर्क, 1 नया पैसा फी बूटी। एक औरत एक साड़ी नहीं बना पाती। एक घर में मुर्री पत्ती बनेगी, दूसरे में शैडो वर्क,
तीसरे में बेल। जमीलन बिटिया मोरी पत्ती बनाती थी। बिटिया यही साड़ियां बाजार में और फॉरेन में जाकर सैकड़ों में बिकती हैं। कारीगर भूखे मरते हैं। दूसरे दूसरे रोज माफ कीजिए दूसरे रोज सुबह 9:30 बजे ठेकेदार 4 कुर्ते, एक सफेद साड़ी और साफ सफेद धागा लेकर ड्योढ़ी पर आया। कमरुन ने टाट के पर्दे के पीछे से सारा सामान लिया। ठेकेदार ने धागा नाप कर ठेकेदार ने माफ कीजिएगा माजरत चाहता हूं। ठेकेदार ने धागा नाप कर दिया कि औरत कहीं 2-3 गज अपने पास न रख ले। फिर वो बक्सा संभाल कर पड़ोस के घर की तरफ बढ़ गया। कमरुन खपरेल में आई। बोसीदा तख्त को बोसीदा तख्त को झाड़न से खूब अच्छी तरह साफ किया। उस पर चादर बिछाई और साड़ी अपने सामने फैलाकर उस पर छपे हुए बेल बूटों को गौर से देखा। सुई में सफेद धागा पिरोया। दीवार के सहारे बैठकर साड़ी का आंचल घुटनों पर फैलाया और बूटा काटना शुरू किया। तब वो दफतन अपना सर घुटनों पर रख के फूट फूट कर रोने लगी। तो ये था कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। ये नॉवेल सन 1976 यानी 1976 में लिखा गया था, जब आप में से बहुत से वो लोग जो सुन रहे हैं शायद तारों में कहीं बसा करते थे। हम भी जवान थे। चलिए जल्द ही कोई नया सिलसिला शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। आदाब।